जब भी हम कोई गेमिंग कंसोल ऑन करते हैं तो गेम शुरू होने से भी पहले एक स्क्रीन आती है, एक मेन्यू, एक डैशबोर्ड, एक इंटरफेस। ये है कंसोल का ऑपरेटिंग सिस्टम और इसकी कहानी गेमिंग की दुनिया की सबसे दिलचस्प लेकिन सबसे अनसुनी कहानियों में से एक है। हम सबने इसे देखा है, इसके साथ इंटरैक्ट किया है, लेकिन शायद ही कभी इस पर गौर किया हो। कंसोल का ओएस हर जगह है, लेकिन फिर भी लगभग अदृश्य है। ये गेमिंग के तजुर्बे का वो हिस्सा है जिसके बिना काम नहीं चल सकता, पर जिस पर ध्यान कभी नहीं जाता। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही सवाल हमें गेमिंग कंसोल के बिल्कुल शुरुआती दौर में ले जाता है, एक ऐसे वक्त में जब चीज़ें बहुत बहुत सीधी सादी थीं। तो चलिए इस सफ़र पे निकलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना ओएस वाले दौर से। एक ऐसा जमाना जहां गेम और हार्डवेयर के बीच कोई सॉफ्टवेयर की परत थी ही नहीं। इसे टेक्निकली बेयर मेटल एग्जीक्यूशन कहते हैं। इसका मतलब सीधा सा था, गेम की कार्ट्रिज ही सब कुछ थी, वही पूरा सॉफ्टवेयर थी। आप कार्ट्रिज लगाते, पावर का बटन दबाते और बूम, गेम फौरन शुरू। कोई लोडिंग नहीं, कोई मेन्यू नहीं, कोई अपडेट नहीं, सिर्फ और सिर्फ गेमिंग। और इस दौर के राजा थे ये आइकॉनिक कंसोल, अटारी, एनईएस, एसएनईएस, सेगा जेनेसिस। इन सब में एक ही बात कॉमन थी, कार्ट्रिज लगाओ और खेलना शुरू कर दो, एकदम सीधा हिसाब। और इसकी एक बड़ी वजह थी हार्डवेयर की अपनी सीमाएं। क्या आप यकीन करेंगे, क्लासिक एनईएस में सिर्फ 2 किलोबाइट रैम थी। जी हाँ, किलोबाइट्स। आज के ज़माने में तो एक ईमेल भी इससे ज़्यादा जगह लेता है। इतनी कम मेमोरी में एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। कंसोल का काम बस एक था, जो कार्ट्रिज डाली है उसे चलाओ। हाँ, कुछ शुरुआती कंसोल्स में एक छोटा सा बूट रोम जरूर होता था, जो ये चेक करता था कि कार्ट्रिज असली है या नकली। लेकिन ये कोई ओएस नहीं था, ये तो बस एक बाउंसर की तरह था जो दरवाजे पे आईडी चेक कर रहा हो। असली बदलाव तो तब आया जब कंसोल की दुनिया थोड़ी और कॉम्प्लेक्स होने लगी। जब गेमिंग में सीडीज और मेमोरी कार्ड्स आए तो उन्हें मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी। प्लेस्टेशन ने हमें पहली बार मेमोरी कार्ड मैनेज करने और अपनी म्यूजिक सीडी चलाने का ऑप्शन दिया। और ड्रीमकास्ट तो एक कदम आगे निकल गया। उसमें एक बिल्ट इन वेब ब्राउजर था। सोचिए, एक गेम कंसोल पर इंटरनेट। यहीं से कंसोल का सफर एक मल्टीपर्पज डिवाइस बनने की तरफ शुरू हुआ। और इसी के साथ कंसोल ने सिर्फ गेमिंग तक ही सीमित रहने से इनकार कर दिया। अब उनकी नज़र घर के सबसे अहम हिस्से यानी लिविंग रूम पर थी, जहां वो डीवीडी प्लेयर और पीसी को टक्कर देने के लिए तैयार थे। प्लेस्टेशन 2 का ओएस बहुत सिंपल था, लेकिन उसमें एक कमाल की बात छिपी थी। अगर आप उसे बिना डिस्क के स्टार्ट करते तो बैकग्राउंड में जो टावर दिखते थे वो असल में आपके मेमोरी कार्ड पर सेव हुए गेम्स को दिखाते थे। जितने ज्यादा सेव गेम्स उतने ऊंचे टावर। है ना कमाल का आइडिया? इस दौर में दो बिल्कुल अलग सोच देखने को मिली। एक तरफ था माइक्रोसॉफ्ट का ओरिजिनल एक्सबॉक्स, जो असल में एक पीसी ही था, एक डब्बे में। हार्ड ड्राइव, म्यूजिक रिप करने की क्षमता, सब कुछ था। दूसरी तरफ था सोनी का प्लेस्टेशन 2, जो गेमिंग की आड़ में कई घरों का पहला डीवीडी प्लेयर बना। ये एक शानदार चाल थी जिसने गेमिंग को हर लिविंग रूम तक पहुंचा दिया। अब वो दौर आया जिसने सब कुछ बदल दिया, इंटरनेट कनेक्टिविटी। और इसी के साथ कंसोल का ओएस अब सिर्फ एक मेन्यू नहीं रहा, बल्कि एक पूरी सर्विस बन गया। यहाँ तीनों कंपनियों ने अपने अलग अलग रास्ते चुने। Xbox 360 ने अचीवमेंट्स और गेमर स्कोर के साथ गेमिंग को एक सोशल कंपटीशन बना दिया। हर कोई अपना स्कोर बढ़ाना चाहता था। प्लेस्टेशन 3 का XMB इंटरफेस बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट था, जो एक मीडिया सेंटर जैसा फील देता था। और निंटेंडो वी, उसका चैनल मेन्यू इतना आसान था कि घर का हर सदस्य, यहाँ तक कि दादा दादी भी अपने मी बनाकर खेल सकते थे। लेकिन प्लेस्टेशन 3 की कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एक ऐसा फीचर जिसकी चर्चा आज भी होती है, और वो कहानी है अदर ओएस की। जब PS3 लॉन्च हुआ था तो सोनी ने एक कमाल का फीचर दिया, आप उस पे लिनक्स इंस्टॉल कर सकते थे। जी हाँ, एक पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम। इतना पावरफुल था ये सिस्टम कि अमेरिकी एयरफोर्स ने 1760 PS3 जोड़कर एक सुपर कंप्यूटर बना डाला। लेकिन फिर 2010 में सोनी ने सिक्योरिटी का हवाला देकर ये फीचर हटा दिया और बस हंगामा मच गया। लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि माना जाता है कि इसी गुस्से ने 2011 के कुख्यात प्लेस्टेशन नेटवर्क हैक में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। ये गेमिंग इतिहास के सबसे बड़े विवादों में से एक है। तो चलिए अब पहुंचते हैं आज के दौर में, जहां हर कंपनी ने अपने ओएस को लेकर एक खास पहचान बना ली है। ये 3 अलग अलग रास्ते हैं,
स्पीड, सर्विसेज और सिंप्लिसिटी। सोनी का पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर है, स्पीड। उनका मकसद है कि जैसे ही खेलने का मन करे आप फौरन गेम के अंदर हों, कोई इंतजार नहीं। उनका ऑर्बिस ओएस इसी के लिए बना है। PS4 का डेडिकेटेड शेयर बटन हो या PS5 का एक्टिविटीज फीचर जो आपको मेन्यू से सीधे गेम के किसी खास लेवल या मोड में पहुंचा देता है, सब कुछ इसी सोच का नतीजा है। और सोनी की यही सादगी उनकी मार्केटिंग में भी दिखी। जब Xbox One के लॉन्च पर काफी कंफ्यूजन था, तब सोनी का ये सिंपल सा मैसेज एक सीधा और करारा जवाब था। इसने दिखाया कि दोनों कंपनियों की सोच में कितना बड़ा फर्क था। दूसरी तरफ है माइक्रोसॉफ्ट, जिनका मकसद है एक पूरा इकोसिस्टम बनाना। उनका ओएस विंडोज पर आधारित है, इसलिए वो पीसी और दूसरी डिवाइसेस के साथ आसानी से काम करता है। उनका ओएस गेम पास जैसी सर्विसेज के इर्द गिर्द बुना गया है, और क्विक रिज्यूम जैसा फीचर जो आपको एक गेम से दूसरे गेम में पलक झपकते ही स्विच करने देता है, ये दिखाता है कि उनका फोकस एक कनेक्टेड और सीमलेस अनुभव देने पर है। और फिर आता है निंटेंडो, जिसका फंडा हमेशा की तरह सबसे अलग है, सिर्फ गेमिंग और कुछ नहीं। स्विच का होराइजन ओएस बिजली की तरह तेज और बेहद सिंपल है। कोई वेब ब्राउज़र नहीं, कोई मीडिया ऐप्स नहीं। इसका काम बस एक है, आपको जल्द से जल्द गेम में पहुंचाना। कई लोगों को ये सादगी बहुत पसंद है, तो कुछ लोग चाहते हैं कि इसमें थीम्स और फोल्डर्स जैसे बेसिक फीचर्स तो होने ही चाहिए। और हाँ, हम Wii U के मी वर्स को कैसे भूल सकते हैं। वो एक अजीब, मज़ेदार और बिल्कुल अनोखा सोशल नेटवर्क था जो ओएस में ही बना हुआ था। जब वो बंद हुआ तो लोगों ने सचमुच में उसका शोक मनाया। ये इस बात का सबूत है कि ओएस का एक फीचर भी कितनी गहरी छाप छोड़ सकता है। तो इस पूरे सफर के बाद हम कहाँ पहुंचे हैं? हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कंसोल का ऑपरेटिंग सिस्टम अब सिर्फ एक लॉन्चर नहीं है। ये अब गेमिंग के तजुर्बे का एक अटूट हिस्सा है। हमारी फ्रेंड्स लिस्ट, पार्टी चैट, स्क्रीनशॉट लेना, गेम सस्पेंड करना, ये सब ओएस का ही तो हिस्सा है। अब ओएस सिर्फ एक मेन्यू नहीं, बल्कि वो गोंद है जो पूरे गेमिंग एक्सपीरियंस को एक साथ जोड़ कर रखता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। आज के कंसोल इतने पावरफुल और पीसी जैसे हो गए हैं, तो फिर क्या चीज़ है जो एक कंसोल को कंसोल बनाती है? भविष्य में एक गेमिंग कंसोल होने का आखिर मतलब क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाली पीढ़ियां ही देंगी।